हम आपको दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर से मिलवाएंगे। मेरे मदर फादर खेत पर मजदूरी करते हैं। मरीज आपको देखकर इस तरह से तो नहीं लेते कि इतने छोटे डॉक्टर हैं, ये मेरा इलाज कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब मैं उन लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करता हूँ और उनको बताता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा। कभी अकेले में बैठकर सोचते हैं कि कहाँ एक गांव से शुरू हुई लड़ाई डॉक्टर बनने की, जो हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से होते हुए वो भावनगर के मेडिकल कॉलेज में आई और वहां से आपने ये सपना अचीव कर लिया। गुजरात के होने के बावजूद आप मोदी साहब से इतना दूर कैसे रह गए? मेरा मोदी साहब से, माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी से मिलने का एक सपना है। डॉक्टर साहब चलिए, अब आप मोदी साहब से जो बोलना चाहते हैं बोलिए। इस इंटरव्यू में मोदी साहब आपको जरूर सुनेंगे, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। हौसलों की उड़ान बहुत ऊंची होती है, उसे पंख अपने आप वक्त के अनुसार लग जाते हैं। आज हम आपको दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर से मिलवाएंगे, यानी उनकी पढ़ाई तो बाकी डॉक्टरों के बराबर ही है, लेकिन हाइट बहुत छोटी है और ये हाइट उनको अपने आप में एक ऐसा डॉक्टर बना देती है जो दुनिया में शायद कोई दूसरा फिलहाल नहीं है। मैं बात कर रहा हूं गुजरात के डॉक्टर गणेश बैराया साहब की। गणेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश जी, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज हमें लगा कि क्यों ना गणेश जी से बात की जाए। आपकी हाइट को लेकर और आपके पेशे को लेकर कई तरह के विरोधाभास थे, कैसे ये चैलेंज आपने पूरा किया, सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले तो एबीपी न्यूज को मेरा नमस्कार। कि मैं अपनी शुरू से शुरुआत करूँ, जब मैंने 12th साइंस पास किया और उसके बाद आने वाली नीट की एग्जाम मैंने क्लियर की और एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिलअप किया। पर एज पर फिजिकल कैटेगरी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया कि आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर सकते, तो आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल सकता। ये मेरे रिजेक्शन के बाद मैंने मेरे प्रिंसिपल, नीलकंठ विद्यापीठ के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत कातरिया और रेवत सरवैया से की। तो उन्होंने हमारे भावनगर के कलेक्टर से विजिट की और उनका मार्गदर्शन लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल करेंगे। पर आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, तो मेरे फादर ने केस करने से मना कर दिया। तो नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा ने ये कहा कि जो भी केस में जो भी खर्च आता है वो सब स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। फिर हमने हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। हमारे साथ दूसरे दो कैंडिडेट, एक शेख मुस्कान जो बड़ौदा से थी और दूसरी हीना मावतिया जो राजकोट से थी, हम तीनों ने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। गुजरात हाईकोर्ट में हम केस हार गए। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करने का फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करने के बाद उनका 4 महीने के बाद जजमेंट आया 22 अक्टूबर 2018 को कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा एज पर रूल ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ 40% to 80% डिसेबिलिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको 2018 में नहीं पर 2019 में एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। तब मैंने 1 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में एमबीबीएस में एडमिशन लिया और ऐसे मेरे एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई। एमबीबीएस की जर्नी मेरे लिए। डॉक्टर साहब, आप जब गए पहली बार कॉलेज में तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी मैं वही बता रहा हूँ कि जब मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था तो बहुत सारी दिक्कतें आई। पहले तो मैं गुजराती लैंग्वेज से पढ़ा हुआ हूँ और एमबीबीएस की स्टडी
इंग्लिश मीडियम में होती थी तो मेरे को लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती थी, प्लस हमारा प्रैक्टिकल वर्किंग जो आता है स्टडी के द्वारा, तो उसमें भी कई सारी दिक्कतें आती थी। पर मेरे प्रोफेसर, मेरे सीनियर और मेरे कलीग, खास करके मेरे कलीग, उन लोगों का साथ सपोर्ट की वजह से हम साथ साथ आगे बढ़ते रहे और वो हमेशा मुझे हेल्पफुल रहे हैं। अगर कोई टॉपिक मुझे आता ना हो या समझ में नहीं आता तो मेरे प्रोफेसर और मेरे कलीग मुझे सिखाते थे और ऐसे मेरे फर्स्ट ईयर MBBS कंप्लीट किया, फिर सेकेंड ईयर MBBS कंप्लीट किया, उसके बाद थर्ड ईयर पार्ट 1 एंड अभी थर्ड ईयर पार्ट 2 MBBS कंप्लीट करके हाल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर और सरटी हॉस्पिटल भावनगर में एज ए इंटर्न डॉक्टर वर्किंग कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये है कि क्या आपके साथियों ने और आपकी जो फैकल्टी थी उन्होंने आपको MBBS की पढ़ाई फिर हिंदी में करवाई या कैसे? आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा, आप कह रहे हैं कि मैं गुजराती भाषा में पढ़ा हुआ था, तो इस चैलेंज को आपने कैसे पूरा किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई तो मतलब जो चीज मुझे समझ में नहीं आती तो वो मेरे प्रोफेसर वो सब मुझे लोकल लैंग्वेज में पहले एक साधारण भाषा में समझा देते थे, फिर वो वही बोलते थे कि तू अब तुझे समझ में आ गया तो अब तू इंग्लिश में ही अंडरस्टैंड करने की प्रैक्टिस कर, क्योंकि हमारा ये पूरे 4 साल में ऐसे पूरी इंग्लिश में ही स्टडी होने वाली है, तो जब जितना हो सके उतना इंग्लिश अच्छा कवर करने की कोशिश करो। और ऐसे मैंने उन लोगों से पढ़ाई की। तो आप सारे एग्जाम्स बाद में इंग्लिश में देते थे या कैसे देकर आए आपने जो MBBS 1, 2, 3 जो तीनों साल की पढ़ाई की? जी, पूरे साल की 4 साल की पढ़ाई मैंने इंग्लिश में ही की है। कि माताजी और पिताजी क्या करते हैं आपके? जी मैं तलाजा के छोटे से गाँव गोरकी से बिलोंग करता हूँ। मेरे मदर फादर खेत मजदूरी करते हैं। मेरी 7 बहनें हैं और एक छोटा भाई है जो अभी B.Ed में स्टडी कर रहा है। गणेश को डॉक्टर बनना है, ये सपना किसने देखा और इसको साकार कैसे करना है ये तो आपने बता दिया और कैसे आपने साकार कर भी लिया, लेकिन ये इच्छा किसकी थी जिसे आप पूरा करने के लिए डॉक्टर बन रहे थे? जी डॉक्टर बनने की इच्छा है तो जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था तब से मेरी भी थी और मेरे फादर की भी थी कि मेरे फादर ये कहते थे कि मेरे बेटा डॉक्टर बने। पर जब मैं 11th-12th साइंस की प्रिपरेशन कर रहा था नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा में, तो उनके प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया ने मुझे ये मोटिवेट इंस्पायर किया कि अगर तू डॉक्टर बनता है तो दूसरे स्टूडेंट को भी एक मोटिवेशन मिलेगा, और अगर तू डॉक्टर बनता है तो हैंडीकैप जो पर्सन है कई प्रकार की डिसेबिलिटी पाते हैं उनको भी जीवन में कुछ ना कुछ करने का एक प्रेरणा मिलेगी और तू डॉक्टर बन के गरीब लोगों की सेवा भी कर सकता है। तब मेरे इस डॉक्टर बनने के सपने को एक पुरजोश मिला और मैंने तब से डॉक्टर बनने को ठान लिया। अच्छा ये बताइए कि आप क्या आगे MD भी करना चाहते हैं या आप सिर्फ MBBS तक अपनी पढ़ाई रखना चाहते हैं? जी मैं तो अभी MD करके आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूँ। किस विषय में आप MD करना चाहते हैं? जी मुझे इंटरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट में है, पीडियाट्रिक, साइकियाट्रिस्ट और मेडिसिन में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है।
अच्छा ये बताइए कि आपकी हाइट जो है, आपको अपने कद के कारण कभी ऐसा नहीं लगा कि आपने जो प्रोफेशन चुना है उसमें आपको ऐसा बर्ताव देखने को मिलेगा जिसे झेलने के लिए आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा ख्याल कभी मन में नहीं आया? जी, ये प्रोफेशन में ऐसा थोड़ा बहुत तो रहता ही है कि आज की वजह से दिक्कत आई, पर मैंने कभी ऐसा मन में लिया नहीं है और मैं कैसे भी करके एडजस्ट कर लेता हूँ और हर प्रोसीजर या हर प्रैक्टिकली स्टडी को अच्छे से पढ़ पाता हूँ। आप रोल मॉडल हो गए होंगे अब भावनगर मेडिकल कॉलेज में, आपको लोग मानते होंगे कि ये तो रोल मॉडल हो गए हैं गणेश जी। जी जी। आपको सबसे अच्छा कमेंट्स किसने दिया आज तक जो आपके दिल को छू गया हो? जी, अब तक तो कई लोगों के कमेंट आ चुके हैं और कई लोगों के नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, पर नेगेटिव छोड़ दीजिए, आप पॉजिटिव डिजर्व करते हैं, आप पॉजिटिव की बात कीजिए, नेगेटिविटी की बिल्कुल बात नहीं करनी है। जी, मैं दोनों को एक्सेप्ट करता हूँ और जब कोई अच्छा पॉजिटिव कमेंट करता है तो मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे ये महसूस होता है कि अगर मेरी वजह से किसी और को एक प्रेरणा मिलती है तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। डॉक्टर साहब, आपने पहला मरीज इंटर्नशिप के दौरान किस बीमारी का देखा और आपका उसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो मरीज कौन था जिसे देखने के लिए सबसे पहले आप उस बेड तक पहुंचे, जो हॉस्पिटल का बेड आपका सपना था कि मुझे भी मरीज चेक करने हैं? जी, अभी मेरी एनेस्थेसिया में पोस्टिंग है, तो जब ऑपरेशन थिएटर में हम लोग जाते हैं तो उन लोगों को रेसिडेंट और सीनियर लोग उन लोगों को समझाते होते हैं, तब उन्हें भी अजीब लगता है कि इतना छोटा डॉक्टर कैसे हो सकता है। फिर वो मेरी कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं और फिर वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। मरीज आपको देखकर इस तरह से तो नहीं लेते कि इतने छोटे डॉक्टर हैं, ये मेरा इलाज कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनेस्थीसिया एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। ऑपरेशन थिएटर में जब भी किसी को ऑपरेट करना होता है उससे पहले एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का काम होता है। तो इतनी गंभीर जगह पर आपको देखकर वो कहीं डर का एहसास तो नहीं होता उनको कि ये डॉक्टर साहब देख भी लेंगे या नहीं, या उनको यकीन आ जाता है? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका ओटी के अंदर? जी बिल्कुल, कई लोगों को कभी कभार जब पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो कहीं ना कहीं डर तो लगता ही है, क्योंकि हम भी इंसान है तो हमें ये डर तो रहता है। पर जब मैं उन लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करता हूँ और उनको बताता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा, आप उन लोगों को उसी पूरी प्रोसेस समझाता हूँ कि हम लोग ये करने वाले हैं, आपको ये इस फेज से गुजरना पड़ेगा और हम लोग हमेशा आपके साथ है। अगर आपको कोई तकलीफ होती है ऑपरेशन के दौरान तो हमें बताइएगा, और ऐसे ही कम्युनिकेट करके उन लोगों को यकीन दिलवाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा। कभी ऐसा मुकाम आया आपकी इंटर्नशिप के दौरान या पढ़ाई के दौरान जब आपको अपनी हाइट को लेकर गुस्सा आया हो? जी नहीं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि लोग आपका कद छोटा होने के कारण आपसे हमदर्दी जताने लगते हो तो भी आपको अच्छा ना लगता हो? नहीं, ऐसा तो कोई कुछ मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो लोग जब हमदर्दी या ऐसा कोई ऐसी हमदर्दी जब वो दिखाते हैं तो मुझे एक प्राउड फील होता है कि मैं छोटा हूँ, तो मुझे एक
उनकी तरफ से प्रेम मिलता है तो वो मेरे लिए मैं खुद को अपने आप को लकी समझता हूँ। डॉक्टर साहब, आप नॉर्मली देखते होंगे या हमने भी देखा है कि जो स्ट्रेचर होता है हॉस्पिटल में, उसकी हाइट 4-4.5 फुट के करीब होती है। तो आपको अगर मरीज देखना हो तो आपके लिए क्या व्यवस्था होती है? आप कैसे मरीज को देखते हैं? क्योंकि आपकी हाइट 3 फीट है और वो 4-4.5 फीट का होता है, उसके ऊपर मरीज होता है, तो उस टाइम में दिक्कत नहीं आती है? कुछ आपने अलग से अरेंजमेंट्स कर रखे हैं? जी, यहाँ हमारी संस्था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर और सरटी हॉस्पिटल ने यह व्यवस्था कर रखी है कि मुझे एक टेबल प्रोवाइड करते हैं ताकि मैं अच्छे से दर्दी को चेकअप कर सकूं। ये सब व्यवस्था अच्छे से रखी हुई है, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं एमडी करने के बाद? सपना क्या है आपका डॉक्टरी लाइन में? जी, मेरा सपना तो यही है कि मैं एमडी करके गरीब लोगों की सेवा करूं। और दूसरा मेरा ये मकसद है, मैंने ये सोचा है कि मैं एक फाउंडेशन की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है मानवता की महक। उन फाउंडेशन की शुरुआत मैं अभी कुछ ही दिनों में करने वाला हूँ। तो उनसे मैं हर कोई लोगों की मदद करूंगा, कोई ना कोई लोगों की एक मार्गदर्शन के रूप में, कोई ना कोई को एक आर्थिक रूप से या किसी भी प्रकार की उनको मदद करना चाहता हूँ। कभी अकेले में बैठकर सोचते हैं कि कहाँ एक गांव से शुरू हुई लड़ाई डॉक्टर बनने की, जो हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से होते हुए वो भावनगर के मेडिकल कॉलेज में आई और वहाँ से आपने ये सपना अचीव कर लिया। ये लगता नहीं है आपको कि एक कल्पना जैसा है? उस कल्पना को, जिसको कभी आपने बहुत साल पहले सोचा होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट तक से होते हुए पूरा किया है। उम्मीद थी इसकी? जी, ये तो कभी सोचा नहीं था कि इतनी ऊंचाई तक पहुंचूंगा। जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, तब मुझे बहुत ही दुख हुआ था कि अब लाइफ में क्या करेंगे। फिर जब मेरे नीलकंठ विद्यापीठ के प्रिंसिपल और स्कूल ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने साथ दिया हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, और हम अभी मैं डॉक्टर बना हूँ, तो शायद कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही बना हूँ। अगर वो मेरे साथ न रहते, मेरे साथ हाई कोर्ट में न आते, सुप्रीम कोर्ट में केस न लड़ते, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो मेरी ये डॉक्टर बनने की सफलता है, उसमें नीलकंठ विद्यापीठ का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब, खाने पीने में क्या पसंद है आपको? जी, मैं गांव से हूँ, तो मुझे गांव का देसी खाना ही सबसे अच्छा लगता है, और उनकी वजह से ही शायद मैं अभी फिट और फाइन रहता हूँ। मूवी वगैरह देखते हैं आप? फिल्में देखना पसंद है या सीरियल देखना? जी जी जी, बिल्कुल। मूवी भी हम लोग देखने जाते हैं, पर ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि महीने में एक बार जाना, ऐसा कोई नहीं है। जब फ्री हो तो कभी कभार मूवी अच्छी लगे तो हम देखने चले जाते हैं। कौन सी मूवी अच्छी लगी आज तक आपको, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं? जी, अभी रिसेंटली आई हुई आर्टिकल 370 मुझे अच्छी लगी है। आपको क्या अच्छा लगा उसमें? जी, जो रियलिटी है वो दिखाने की कोशिश की है, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा है। और मुझे हमारे जो स्वतंत्र सेनानी, उनके पर अगर कोई मूवी बनती है तो वो भी देखना मुझे अच्छा लगता है। रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले आई थी श्याम बहादुर, तो वो भी मैंने मूवी देखी थी। तो ऐसे ही
जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, उन लोगों की उनके देश पे बनी हुई मूवी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि उन मूवी से हमें कुछ न कुछ सीखने का जरूर मिलता है। आपको लगता है कि आपकी बायोग्राफी पे भी फिल्म बननी चाहिए? जी, अभी तो मुझे लगता नहीं है, पर अगर बनती है तो मैं अपने आप को लकी समझूंगा। तो अभी आप जिस गांव से आप निकले थे, अभी वहीं पर रहते हैं या आप शहर में रहने लगे हैं, या शहर में शिफ्ट होने का प्लान है आपका? जी, अभी तो मैं भावनगर मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल में दिक्कत आती है आपको अपने रूटीन के कामकाज करने में, या जिस तरह की वहाँ व्यवस्था होती है, दिक्कत रहती है नहीं रहती? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहती है, और दिक्कतें तो जिंदगी में आती रहती है, पर वो दिक्कतों का सामना करना शायद उसको ही सही जिंदगी कहते हैं। डॉक्टर साहब, कितनी एज हो गई है अभी आपकी? जी, अभी मेरी 23 ईयर एज हो गई है। तो शादी वादी का प्लान क्या है डॉक्टर साहब? ये भी साझा कर दीजिए, अब इतनी बातें हो रही हैं तो ये भी पूछ लेते हैं। और मेरे को बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, आप ये बताइए। जी, शादी की तो अभी कुछ सोचा नहीं है, अभी मैं अपने करियर पर फोकस कर रहा हूँ, पर अगर कोई ऐसा परफेक्ट पात्र हम बोलते हैं अगर मिलेगा तो उसके बारे में हम जरूर सोचेंगे। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से परफेक्ट मैच क्या है, आप बता दीजिए ना। जी, एज फॉर माई थिंग कि मैं ऐसा पात्र से शादी करूं कि जो मुझे समझ सके, मैं जैसा भी हूँ मुझे एक्सेप्ट करे, और मेरे मम्मी पापा उनको उनकी सेवा करे, और उनका भी उसके साथ रह के उनका भी ख्याल रखे। ऐसा पात्र के बारे में मैं थिंक करता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो परिवार होते हैं उसमें बहनें बहुत जल्दी भाई के लिए दुल्हन ढूंढने लगती हैं, तो आपकी तो माशाल्लाह बहनें कुछ ना कुछ ऐसा कर रही होंगी। कोई उन्होंने अपने विचार नहीं आपके सामने रखे कि पार्टनर आपके लिए देख रही हैं? नहीं, अभी तो ऐसा मतलब कहती है कि अब क्या करेंगे, तो मैं उनको ऐसा बोल देता हूँ कि अभी मैं अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ। मेरे फादर भी मुझे यही कहते हैं कि अभी पहले पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद जो होगा वो सोचेंगे। पहनने के लिए आपको क्या अच्छा लगता है? और दूसरा, क्या कपड़े वगैरह सिलवाने जाते हैं आप, तो आपको वो जो टेलर होगा वो शौक से सिलता है या आप रेडीमेड कपड़े पहन लेते हैं? जी, दोनों पहनता हूँ। और सवारी के लिए बड़ी दिक्कत आती होगी, तो आने जाने में कैसे? आपका हॉस्पिटल आना है, हॉस्टल जाना है, तो कैसे आप आते जाते हैं? उसके लिए कन्वेंस कैसे रहता है? जी, आने जाने में तो मेरे रूममेट है, मेरे फ्रेंड सर्कल है, वो उनके पास बाइक है, तो वो मुझे ले जाते हैं और हॉस्पिटल छोड़ भी आते हैं। तो मैं अपने फ्रेंड का भी शुक्रगुजार हूँ। अगर शायद वो अभी मेरे साथ ना होते तो मैं ये ट्रांसपोर्ट की जो दिक्कत आती है वो मुझे झेलनी पड़ती, पर मेरे फ्रेंड की वजह से दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कभी डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हुआ कि कोई दोस्त अवेलेबल ना हो और आप हॉस्पिटल से फ्री हो गए हो और आपको घर जाना हो, हॉस्टल जाना हो, या फिर हॉस्टल से आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं और कोई दोस्त अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे हालात से तो नहीं कभी दो चार होना पड़ा आपको? जी, ऐसे हालात भी होते हैं, पर हमारा हॉस्टल हॉस्पिटल से नजदीक नहीं है, पीछे ही है, तो वहाँ से हम डायरेक्ट चल के भी चले जाते हैं।
कि प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात से हैं, आप भी गुजरात से हैं, फिर ये कैसे हो गया कि मोदी साहब सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहते हैं और आपके बारे में उनको अभी तक पता ना लगा हो? जी जी बिल्कुल, मैं भी गुजरात से हूँ, मोदी साहब भी गुजरात से है, पर शायद उनको मेरी न्यूज मिली हो या ना मिली हो वो तो मुझे पता नहीं है, पर उनको तो पूरा देश को संभालना होता है, तो उनको पूरे देश की खबर रखनी पड़ती है, तो शायद मेरी न्यूज उनके नजर में नहीं आई होगी। तो डॉक्टर साहब चलिए, अब आप मोदी साहब से जो बोलना चाहते हैं बोलिए। इस इंटरव्यू में मोदी साहब आपको जरूर सुनेंगे, बोलिए क्या कहना चाहते हैं उनसे। जी मैं मोदी साहब से तो यही कहना चाहूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो मैं आपके साथ एक मुलाकात करना चाहता हूँ, और मेरा आपसे मिलने का एक सपना है, तो अगर मैं आपको मिलूंगा तो मेरा ये सपना भी पूरा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी। और आज डॉक्टर गणेश को आपके सामने लाने का एक ही मकसद था हमारा कि अगर कोई भी आदमी ये ठान ले, ये सोच ले कि मुकाम चाहे कितनी भी दूर हो, कितना भी मुश्किल हो, उस मंजिल को हासिल करना है तो वो कर ही लेता है। और डॉक्टर गणेश इसकी साक्षात मिसाल है, जिन्होंने वो सपना पूरा करके दिखाया जो शायद आम आदमी, आम तो क्या मैं कहूंगा खास आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। 3 फीट की हाइट और एमबीबीएस डॉक्टर और इतना कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है कि हमें सैल्यूट करना चाहिए डॉक्टर गणेश को, उनके हौसले को, उनके जज्बात को, उनके जज्बे को, और उनके तमाम उन साथियों, उन दोस्तों, उन फैकल्टी मेंबर्स को जिन्होंने एक गुजराती भाषा में पढ़े हुए ग्रामीण परिवेश में रहे आदमी को यहां तक पहुंचा दिया, डॉक्टर बना दिया, और वो अब एमडी करना चाहता है। डॉक्टर गणेश, आपको हमारा सैल्यूट है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपसे सबक लेकर, आपके केस को नाजीर मानकर और बहुत सारे वो लोग अपनी हौसलों की उड़ान को पंख लगाएंगे जिन्हें ये लगता है कि शायद वो अपनी किसी न किसी कमी की वजह से वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो दुनिया में दूसरे लोग कर सकते हैं। आप उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हैं और हम आपके सुखद और अच्छे भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।